तो हेलो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि हम सबका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था क्लास 12 फिजिक्स से। अब हम करने वाले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, यानी किसी भी करंट का कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो एवरेज वैल्यू का मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी होती है। कंप्लीट साइकिल की जब भी पूछा जाएगा तो कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, कितनी होती है। कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो, यानी आई एवरेज, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा जाए तो ये 0 होती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 2I0/पाई। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा गया है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा, ये सिंपली हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L/R इज सिमिलर टू दैट ऑफ, ना, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, यानी इसका जो डायमेंशन आएगा वो किसके इक्वल होगा। तो सोचो कि L/R का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, L/R का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो थोड़ा सा याद रखो कि मैंने बताया होगा कि जब इसे हम करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे हम करते हैं ओमेगा एल। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती थी हमारी ओम, ना, इसकी यूनिट होती थी हमारी ओम। ठीक। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है। यानी अगर हम, ना, अगर हम कहें कि एक्सएल बाई आर करें तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट ओम है और रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम है। ठीक। यानी ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, लेकिन इसका क्वांटिटी कैसा है, ये एक यूनिटलेस है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आप एक्सेल बाई आर करो, ठीक है, और एक्सेल की जगह क्या पुट करो, ओमेगा एल। ठीक है, एक्सेल का हम ओमेगा लिख सकते हैं और डिवाइड बाई आर, अभी भी इसका कोई तो यूनिट नहीं है। ठीक है, यानी इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, यानी ये यूनिटलेस होगा। ठीक। लेकिन अगर आप इसको जगह सॉल्व करो तो ओमेगा एल, ठीक है, और डिवाइड बाई आर, तो अगर ये यूनिटलेस है तो ओमेगा एल बाई आर को मैं, अगर आप लिखना चाहो किसकी वैल्यू, ओमेगा एल बाई आर को मैंने कहा कि अगर इसमें अगर आप रेशियो लिखना चाहो एल बाई आर का, ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं एल बाई आर, तो एल बाई आर की वैल्यू 1/ओमेगा भी इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब एल बाई आर क्या हो गया, एल बाई आर 1/ओमेगा, ओमेगा को हम क्या सकते हैं 1/2 पाई एफ। ठीक है, 1/2 पाई एफ। अब बताओ कि यहाँ पर 2 पाई एफ और 1/2 पाई का कोई यूनिट होगा नहीं, और 1/एफ क्या होता है, 1/एफ को हम करते हैं टाइम, ना, इसका फ्रीक्वेंसी की इसकी यूनिट क्या होती है, यानी सिंपल सा जो आएगा हमारे पास यूनिट वो होगा 1/एफ, ना, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है पर सेकेंड। तो यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो कि एल बाई आर का यूनिट होगा वो टाइम का यूनिट होगा। ठीक है, यानी एल बाई आर का यूनिट होगा वो टाइम का यूनिट होगा। ठीक है, किसका यूनिट होगा, वो हमारा एक टाइम का यूनिट होगा, क्योंकि ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है 1, फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, पर सेकेंड, यानी इसका यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता, और इसको चाहो तो आप सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप सेकेंड लिखते हैं तो सेकेंड किस यूनिट होता है, सेकेंड होता है टाइम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना यहाँ पर। आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो हमसे पूछा गया एक इंडक्टिव और दूसरा पूछा गया हमसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं XL से, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखते हैं हम XC से। तो हमसे पूछा गया रेशियो XL/XC, ठीक है, XL/XC। एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल, एक्सी को लिखते हैं हम 1/ओमेगा सी। सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी, ये भी क्या जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा ओमेगा सी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेशियो क्या होता है, वो हमें था
ओमेगा स्क्वायर एल सी होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है एन एसी एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन एसी सर्किट रीड्स 5 एम्पियर द पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखो जब भी हम एसी एमीटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें जो रीडिंग आती है, ये कौन सी रीडिंग होती है, ये आरएमएस वैल्यू हमेशा हमें रीडिंग दिखाता है ना। जो भी हमारा एसी मीटर को जब भी लगाओगे तो एसी मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करके बताता है, वो पीक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये आरएमएस वैल्यू गिवन है, तो हमसे पूछा गया है पीक वैल्यू कितनी होगी। तो पता होगा आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, पीक वैल्यू को हम आई नोट से लिखते हैं ना, पीक वैल्यू को हम आई नोट से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा आई नोट बाई √2 होता है। तो आई नोट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आई नोट की वैल्यू हो जाएगी आई आर एम एस इंटू √2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई आर एम एस की वैल्यू थी 5, ठीक है, इंटू √2 और यूनिट हो जाएगा इसका एम्पियर, यानी हमारा जो पीक करंट होगा वो 5√2 एम्पियर होगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कॉइल ऑफ 1/π हेनरी एट 50 हर्ट्ज इज। ठीक है, हमसे पूछा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस हमें, उसका हमें क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, वो कितना है 1/π हेनरी और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर गिवन है इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है, ये 1/π हेनरी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है वो 50 हर्ट्ज है। तो हमसे पूछा क्या गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब हमसे ओमेगा एल पूछा गया है। ओमेगा एल की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू हमें दी हुई, हमें फाइंड आउट करना है एक्स एल, ठीक है, हमें एक्सएल फाइंड आउट करना है और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf इंटू एल। वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × π, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज और एल कितना गिवन था हमें 1/π हेनरी। पाई से पाई कैंसिल, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो ये एक्स एल है ना, इसकी यूनिट की मैंने क्या बताया था कि इसका यूनिट भी क्या होता है हमारा ओम ही होता है। तो कितना आ जाएगा हमारा 100 ओम, ठीक है, एक्स एल के लिए कितनी हो जाएगी 100 ओम और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, लिखता है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करेंट। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट क्या करता है, ठीक है, कैसा सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट किस टाइप से होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट कुछ इस टाइप से होता है जिसमें हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पूछते हैं कि इसमें जो हमारा करंट फ्लो करेगा ना, इसमें जो हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल, तो इस आई और वी एल में दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, पता करना है कौन आगे होता है। तो हमें दिया ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में मैंने क्या बताया था कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, ठीक है, किससे, करंट से, कितने एंगल पे, π/2 पे। यानी क्या करता है, अगर हमसे पूछा गया करंट, या कह सकते हैं वोल्टेज लीड, ठीक है, वोल्टेज लीड करंट, और इसको लिख सकते हैं कि करंट लैग्स ना, करंट लैग्स वोल्टेज, ठीक है, कितने से, बाय फेज एंगल π/2, ठीक है, दोनों में क्या होगा बाय फेज एंगल π/2। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया था। तो हमसे पूछा है करंट ना, करंट को पूछा है, करंट को कंपेयर करना है। तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज कितने से, π/2 से। देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, ठीक है, π/2 से। देखो दो ही ऑप्शन में था π/2 होगा तो ए या बी। अब हमसे पूछा है करंट क्या होगा, तो करंट हमेशा लैग करता है, यानी पीछे होता है ना, लैग्स बिहाइंड, पीछे होता है वोल्टेज से, कितने एंगल से, π/2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब पूछा अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है हमारा कुछ इस टाइप से, जिसमें अगर एक ना, अगर ये मान लो हमने कोई सप्लाई किया वोल्टेज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसके क्रॉस हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया है,
तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे हमने वीसी कहा, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो आई है। तो बताओ कि इसका फेजर डायग्राम ही पता होगा। फेजर डायग्राम भी मैंने बताया कि फेजर डायग्राम क्या होता है कि अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें अगर करंट एक्स एक्सिस में है तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो पाई/2 पीछे होता है ना, यानी कि लीड कौन करता है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें करंट लीड करता है, यानी करंट लीड्स वोल्टेज ना, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई/2, ठीक। या फिर अगर वोल्टेज के टर्म पूछा जाए तो लिखते हैं वोल्टेज लैग्स, यानी वोल्टेज पीछे होता है किससे, करंट से, बाय पाई/2। तो देखो ऑप्शन में पाई/2 का ही टर्म कोई ना कोई सही होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया करंट के बारे में, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट लीड वोल्टेज ना, करंट वोल्टेज से लीड करता है, यानी करंट आगे होता है, कितना आगे होता है, पाई/2 से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, यानी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई/2। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी बताओ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो एक्सएल को हम लिखते थे ओमेगा एल, ठीक है। इसी चीज को हम लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, न्यू इंटू एल, ये हो गया हमारा एक्सएल। यानी यहां से कह सकते हो कि एक्सएल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के ना। यहाँ से हमारा जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे फ्रीक्वेंसी पे। तो जब भी कुछ ऐसा चीज हो डायरेक्टली डिपेंड करता है तो उसका ग्राफ कौन सा होता है ना, यानी एक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, एक्सएल भी बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, यानी यही वो ग्राफ है। मैंने ये ग्राफ भी बताया था कि ग्राफ याद रखना ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट ना, अगर सर्किट कैसा है, अब अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी सर्किट में कैसा लगा है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा है और इसमें इसको हमने अप्लाई किया इसमें वोल्टेज, यानी एसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। मेरे नोट्स जो हमने वीडियो लेक्चर्स किया है वहां पर अच्छे से ध्यान देना, मैंने सभी चीज का फिगर बनाया था। तो मान लो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो अगर वी आर है, तो कहते हैं यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसका अगर फेजर डायग्राम क्या होता है, तो अगर करंट होता है इधर एक्स एक्सिस में तो हमारा वोल्टेज कहाँ होता है, वोल्टेज भी हमारा सेम डायरेक्शन में होता है वी आर, ठीक है। यानी दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का, यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। अगर पूछा जाए तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल टर्म पूछा जाए तो 0 डिग्री। तो कह रहा था इन प्योर एसी सर्किट करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज ना, क्या होता है उसके फेज में होता है, सेम फेज में होता है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल्ड देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको आप लिख सकते थे हम 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। यानी एक्सी की वैल्यू हो गई 2 पाई एफ सी, ठीक। अब कह रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, मान लो अब जो नई फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जा रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया है, यानी अब मान लो नई फ्रीक्वेंसी 2f हो गई, ठीक है। तो मान लो अब जो नया इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो मान लो एक्स सी डैश हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई एफ डैश सी, एफ डैश की वैल्यू पुट कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 2f इंटू सी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं कि एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई एफ सी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2f सी, ठीक है। 2 पे का टर्म कैंसिल, एफ का टर्म कैंसिल, सी का टर्म कैंसिल, कितनी बची वैल्यू यहाँ से, जो वह यहाँ से हमारा जो
अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो इसको। हाँ ये भी क्या था, ये भी 1/2 पाई 2 FC था। तो 2 पाई कैंसिल हुआ था, एफ कैंसिल हुआ था, सी कैंसिल हुआ था। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 हमारा जो डिनोमिनेटर में था ये टर्म, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बच जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं कि XC/XC डैश की वैल्यू 2 है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि XC डैश की वैल्यू XC/2 हो जाएगी। यानी अब जो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा वो क्या हो जा रहा है, वो जस्ट हाफ हो जा रहा है। क्या होता है, हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बाकी शॉर्ट तरीके अगर आपको याद रखना है तो याद रखो कि XC जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विद द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू क्या होती थी, 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी को अगर हमने न्यू डिनोट किया तो क्या, न्यू इंटू सी। ठीक है, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू घटेगी। ठीक है, एक दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं, एक बढ़ेगा तो एक को घटना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ भी बताया था, अगर आपको ग्राफ भी याद है, मैंने कहा था ग्राफ याद रखना, फ्रीक्वेंसी और XC के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप के नेचर का होता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आते क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा है, इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल कितने का होता है। ठीक है, याद रखो LCR सर्किट में मैंने बताया था फेज एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये होता था हमारा इधर रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर होता था हमारा XL, नीचे होता था हमारा XC। ठीक है, अगर मान लो XL यहाँ तक है, XC बस इतना है और रेजिस्टेंस इधर है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ये हो गया और इन दोनों क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी XL माइनस XC करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा XL माइनस XC, ये हो गया हमारा R। ठीक है, यहाँ होता था हमारा फेज एंगल विथ Z। ठीक है, और यहाँ पर चाहो तो इसको अगर आप पैरेलली शिफ्ट करो इस XL माइनस XC को, तो ये भी हमारा XL माइनस XC होगा। अब बताओ यहाँ से tan फाइव के लिए कितनी होगी। ना मैथ के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में ही पढ़े हैं, एक्सेल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ XL माइनस XC और बेस कितना है R, तो यही हो गया हमारा tan फाइव की वैल्यू। अब देखिए बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जेड ही बताया था, इस जेड की वैल्यू भी याद रखना है। इस जेड की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन 13। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, हाँ जेई और नीट के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लिख रहा है, इन सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर कैपेसिटर एंड सीरीज आर। ना इंडक्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस है और ये 40 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। तो कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। देखो सबसे अच्छा मेथड होता है, अगर आपने ना, मैं तो हमें कहता हूँ कि इसी चैप्टर पढ़ना है तो फेजर डायग्राम बड़े अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी होगा। मान लो ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का है, कितना है ये 40 वोल्ट है। अच्छा, करंट कहाँ होता है, करंट भी हमारा सेम फेज में होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी हमारा सेम फेज में होता है। ठीक, बात करते हैं थोड़ी सी वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है, मैंने कहा था इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज हमेशा लीड करता है किसको, करंट को। और जो हमारा कैपेसिटर होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से हमेशा π/2 डिग्री पीछे होता है, यानी ये पीछे होगा। और जो हमारा इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे होगा। ठीक, अब उसने कह दिया कि वोल्टेज अक्रॉस
इंडक्टर वो कितना है 20 वोल्ट। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो कितना है, वो भी 20 वोल्ट है। ठीक है, तो पूछा था बताओ फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट कहाँ होगा। तो देखो VL माइनस VC करेंगे तो कितना आ जाएगा, VL माइनस VC करेंगे तो ये 20 - 20 कितना आ गया 0 वोल्ट ना, ये कितना आ गया 0 वोल्ट। यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे पूरा, तो बच क्या जाएगा, जिधर करंट उधर ही वोल्टेज। तो दोनों बताओ कितने, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में फेज डिफरेंस कितने का होता है 0 डिग्री का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो डी जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बस स्पेशल पॉइंट याद रखना, हमेशा इंडक्टर और वोल्टेज के बीच सेम वोल्टेज आ गया तो क्या होता है वहां पर फेज डिफरेंस 0 होता है, उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और इस चीज को हम रेजोनेंस भी कहते हैं। झारखंड बोर्ड में ये सिलेबस में नहीं है, नहीं बता रहे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 14, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स इन इंडिया। मैंने बताया था कि इंडिया में ना, मैंने कहा था कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है एसी वोल्टेज का, 50 से 60 हर्ट्ज। ठीक है, अब मैंने बताया था यूएसए में, अमेरिका में ये कितनी हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है किसके बारे में, इंडिया के बारे में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 50 हर्ट्ज। चलो क्वेश्चन 15 है, द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। देखो अल्टरनेटिंग करंट को ना, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर अपने एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ा था। तो एमीटर और वोल्ट मीटर ना, हम जो आप पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं हमेशा एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, इससे हम कौन सा करंट और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम सिर्फ डीसी ना, यानी डायरेक्ट करंट, ठीक, और वोल्टमीटर से हमेशा डायरेक्ट वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया किस टाइप को करंट को मेजर करना है, एसी करंट को। तो एसी करंट के लिए हम तो यूज नहीं करते ना एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर बनते कैसे थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, यानी गैल्वेनोमीटर से ही हम कन्वर्ट करते थे एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पर आता है कि अल्टरनेटिंग करंट, करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर यूज करेंगे, लेकिन किस टाइप का मीटर होगा, वो एक स्पेशल टाइप का मीटर होता है जिसे हम कहते हैं हॉट वायर एमीटर। ठीक है, यानी एसी करंट को ना, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हैं हम हॉट वायर एमीटर से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम मेजर करते हैं यानी हॉट वायर वोल्टमीटर से यूज करते हैं हम क्या मेजर करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। हमसे पूछा था अल्टरनेटिंग करंट, इसके लिए ऑप्शन होगा हॉट वायर एमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, एक कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट सीरीज। किसके लिए कैपेसिटर एक इनफाइनाइट सीरीज के जैसा बिहेव करता है। तो देखो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता था ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता था 1/ओमेगा सी। इसको लिखते हैं 1/2πf/c। अब देखो इसमें जो टर्म जो चेंज होने वाला है 1/2πfc में, देखो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स है मान लो, ना कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी चार्ज स्टोर कर सकता हूँ मान लो फिक्स है। ठीक, तो वैरी कौन करेगा, वैरी करेगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैरी करेगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी। अब बताओ एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट लानी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो एक्सी की कितनी हो जाएगी 1/2π इंटू 0 इंटू सी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टेंड करेगी इन्फिनिटी को। यानी एक्सी यानी इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये कितना आएगा इनफाइनाइट ओम। ठीक है, तो इनफाइनाइट ओम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए। अब बताओ फ्रीक्वेंसी 0 कब होती है, मैंने बताया होगा फ्रीक्वेंसी 0 किसके लिए होती है, तो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब डीसी अप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, तो उसमें कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। एक और ऑप्शन है कि अगर ये इंडक्टर पूछा जाता तो कैसा बिहेव करता, तो इंडक्टर के लिए भी एक पॉइंट याद रख लो कि इंडक्टर के लिए क्या होता, तो इंडक्टर के लिए एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ठीक है, इसको लिखते हैं हम 2π
F इंटू एल, ठीक है, एक्सएल। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी के लिए, हमें पता है डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0, ठीक है। तो एक्सएल कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 0 इंटू एल, वैल्यू हो जाएगी 0। यानी अगर इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर एक नॉर्मल वायर के जैसा बिहेव करता है, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए पूछा जाएगा, तो इंडक्टर के लिए भी ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट इज, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट इज क्या होता है, ठीक है। तो एक्सी, हम ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मैंने क्या कहा था, एक्सी, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। यानी ये कैसा बिहेव करेगा, और ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए रेजिस्टेंस, कब, एसी सर्किट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बिहेव करता है एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटी। हमारा जो एसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो बिहेव क्या करता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। बात समझ आ गई। और क्वेश्चन नंबर 18 है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कैपेसिटर इज इन एन एसी सर्किट इज। चलो मैंने बताया था, फेज डिफरेंस पूछा है, किसके बीच पूछा है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में, और कैपेसिटर के केस में। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता था, करंट होता था हमारा एक्स एक्सिस में, तो वोल्टेज क्या होता था, पाई/2 पे, ठीक है। तो दो बुने के बीच में यही क्या रहता है, इसी इसी चीज को हम एंगल को कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई/2 का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर किस पे था, एसी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके टर्म 2 में भी पूछे जा सकते हैं, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में भी तक ये क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आगे और चैप्टर के डिटेल्स लेक्चर और उनके एमसीक्यू भी आपको हम जल्द ही बताएंगे, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ जो टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर हर लेक्चर का पीडीएफ आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और डिटेल सॉल्यूशन समझने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है।